अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या अरे करें? बैन कैसे लग जाता है? मुझे पता है कि लोगों को एक दिन पत्रकार की जरूरत पड़ेगी। ये जो भांड होते हैं जो दिन भर सरकार का गुणगान करते हैं, दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट इंडिया में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक मूवी आई थी कि माझी दी माउंटेन मैन, और इस मूवी की एक कहावत बहुत लोकप्रिय हुई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस कहावत का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल यानी मंगलवार को देश के लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल एनडीटीवी और एनडीटीवी के मशहूर एंकर रवीश कुमार जी, दोस्तों मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी के परम आदरणीय मित्र अडानी जी उस पे कल एनडीटीवी पे लगभग 30% का कब्जा कर लिए हैं, अधिग्रहण कर लिए हैं। दोस्तों यह कब्जा सिर्फ कब्जा नहीं है, यह कब्जा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश की मीडिया को मैं ये कहूँ, देश की मीडिया को एक तरफ से अपनी मुट्ठी में किया जा रहा है। वैसे भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भले कहा जाता है, और मीडिया इसलिए देश में बनाया गया है, मीडिया की स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि कि जब सरकार जो है तानाशाही हो जाए, जब सत्ता तानाशाही हो जाए, तो सत्ता को काबू करने के लिए और शोषितों वंचितों जो अपने अधिकार से वंचित हैं, गरीब तबके के लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। देश की क्या स्थिति है, इसलिए जो है इनकी स्थिति को, इनके पोजीशन को सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि सरकार उस पर अत्यंत आवश्यक कदम, मजबूत कदम उठा सके। दोस्तों लेकिन यह जो है यह स्थिति अब 2014 के बाद की जो स्थिति मीडिया की है भारत में, वो बड़ी दयनीय है। बहुत अगर मैं कहूँ कि बड़ी सोचनीय, बहुत दयनीय है। मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के लगभग 30% शेयर्स को अपने पास रख लिया है, यानी अधिग्रहण कर लिया है। और यही नहीं दोस्तों, ये 30% के बाद अडानी ग्रुप ने 26% और सेधमारी कर रहे हैं। यानी अगर टोटल हम कहें एनडीटीवी का अधिग्रहण जो किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, तो वह लगभग 56% की इर्द गिर्द जा रहा है दोस्तों, लगभग 56%। अगर सोचिए दोस्तों, जब 56% एनडीटीवी का 56% शेयर जो है अगर अडानी ग्रुप के पास चला गया, तो फिर एनडीटीवी नहीं, एनडीटीवी में बचेगा क्या दोस्तों? यही एनडीटीवी जो हमारी, आपके, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के आवाज़ को बुलंद करती है, सरकार से सवाल करती है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी मीडिया चैनल सरकार से आज तक महंगाई के मुद्दे पे, गरीबी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर आज तक एक भी सवाल नहीं पूछ पाई है। एनडीटीवी ही एक ऐसा चैनल है कि जो खुलकर जो है सरकार से सवाल पूछती। भले आज तक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से आज तक एक भी इंटरव्यू एनडीटीवी यानी रवीश कुमार जी को ना दिए हों, लेकिन आगे एक कदम आगे बढ़कर एनडीटीवी ही एक ऐसा चैनल है कि जो लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ को, मतलब हम कहें, बरकरार रखा हुआ है। वैसे गोदी मीडिया के इस क्षेत्र में, इस भीड़ में अब एनडीटीवी भी शुमार होने जा रहा है क्योंकि इसके लगभग 56% शेयर जो है अडानी ग्रुप पास जा रहा है। दोस्तों इस चीज़ की मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, आप क्योंकि मैं खबरें आपको लगातार विस्तार से बता रहा हूं कि आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर कि द प्रिंट के द्वारा छपा हुआ है, और उसको प्रिंट कैसे छाप रहा है, क्या लिख रहा है, आप विस्तार से देखिए अपने स्क्रीन पर। द प्रिंट जो न्यूज़ अखबार है वो कह रहा है, उसको देखिए और क्या लिख रहा है कि अडानी का एनडीटीवी का अधिग्रहण करने का प्रयास, स्वतंत्र मीडिया को दबाने के लिए उठाया गया कदम। दोस्तों यह तंज कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वह उठा रही है, वह लिख रही है, और उसी का जिक्र जो है द प्रिंट न्यूज़ एजेंसी कर रही है। तो द प्रिंट क्या लिख रही है? लिख रहा है कि उद्योगपति गौतम अडानी द्वारा न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, यानी एनडीटीवी, जो एनडीटीवी का फुल फॉर्म है, यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, यानी एनडीटीवी के अधिग्रहण संबंधी खबरों के बीच कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त के स्वामित्व वाली कंपनी का यह प्रयास स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित करने और उसे दबाने के लिए उठाया गया एक कदम है। दोस्तों अडानी समूह ने पहले ही प्रतिद्वंदी उद्योगपति मुकेश अंबानी से पूर्व में जुड़ी एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। इस कंपनी ने
2008-9 में एनडीटीवी को 250 करोड़ रुपए का ऋण दिया था दोस्तों। आगे द प्रिंट क्या लिखता है उसे भी देखिए। अडानी समूह की कंपनी ने इस ऋण को अब समाचार चैनल में 29.18% हिस्सेदारी में बदलने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अडानी समूह ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि इसी के साथ उसने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण के 493 करोड़ रुपए की खुली पेशकश की है। अडानी समूह का यह कदम मीडिया परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। ये आप जानते हैं कि मतलब 2008-9 में, इसमें मैं खबरें थोड़ा आप लोगों को विस्तार से बता दूं कि आज 2008-9 में अडानी समूह ने एनडीटीवी को लगभग 250 करोड़ रुपए वो लोन दिए थे, ऋण दिए थे, कर्ज दिए थे, जो आप मान लें दोस्तों। उसी कर्ज के बदले अब एनडीटीवी का अधिग्रहण जो है, शेयर जो है, अब अडानी ग्रुप मतलब उसमें शेयर मांग रही है कि आप हमें जो है कर्ज नहीं चाहिए और हमें आप शेयर दे दीजिए। दोस्तों आप विस्तार से समझिए इस चीज़ को कि जैसे आपके पास 100 गज का कमरा है और 100 गज के कमरे में यानी 56% हिस्सेदारी जो है अगले के पास चला जाए, तो फिर आपके घर में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी 44% की हिस्सेदारी माने कोई चीज़ नहीं है। जब 56% आपका हिस्सा, अपने मकान का हिस्सा किसी और के पास चला गया, तो 44% लेकर आप क्या करेंगे? आपको 44 गज में सिकोड़ देंगे। यानी आप खुले तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अब आप अपने घर में नहीं रह सकते। यही जो है मैं समझाने का प्रयास करूँ, उसको समझिए। और द प्रिंट फिर आगे क्या कह रहा है कि देश के सबसे लोकप्रिय चैनलों में शामिल एनडीटीवी के मालिकों ने कहा कि उन्हें मंगलवार तक यानी कल तक इस अधिग्रहण की कोई जानकारी ही नहीं थी, ना तो दी गई, और यह बिना किसी चर्चा या सहमति के लिया गया कदम या निर्णय है। रवीश कुमार जी तो बार बार यह भी कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी समय पहले आज तक का जो मतलब एक चैनल है साहित्य तक, उस पे अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, आप बंद करवा दीजिए हमारे शो को, एनडीटीवी को ख़रीद लीजिए, एनडीटीवी को बंद कर दीजिए, लेकिन हमें अगर न्यूज़ पढ़ना होगा या प्राइम टाइम करना होगा तो हम अपने बाथरूम में या सड़कों पर या जनता के बीच में हम जो है यह न्यूज़ पढ़ देंगे। तो दोस्तों अगर एक स्वतंत्र पत्रकार है और वह दबाए नहीं दब रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वह आपकी स्वतंत्रता को, आपकी निजता को, आपके आवाज़ को वो कहीं भी किसी स्थान पर जो हो वो लोगों में जग जाहिर वो कर सकता है, लोगों में प्रकाशित कर सकता है। तो आप देखिए कि रवीश कुमार जी साहित्य तक वाले में साहित्य तक को क्या अपने इंटरव्यू दिए थे, आप उसको भी। अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या अरे करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाएगा? यहां खड़ा होके न्यूज़ पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज़ पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज़ पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। जब यह घटना कल घटी तो मीडिया क्षेत्र में, या हम ये कहें कि सोशल मीडिया जगत में, लोगों ने एक तरह के कमेंट करना चालू कर दिया। कोई कह रहा है कि रवीश कुमार जी अब आप इस्तीफा देकर राजनीति में चले आइए, कोई कह रहा है कि रवीश कुमार जी अब आप अपना यूट्यूब चैनल निकाल के और लोगों का आवाज़ बुलंद करिए। तो इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि सपा के नेता जो IP सिंह हैं वो अपने ट्विटर, सोशल मीडिया ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप उसको देखिए, पढ़िए। दोस्तों IP सिंह लिख रहे हैं कि एनडीटीवी अब अडानी का हुआ। मेरा रवीश कुमार जी से अनुरोध है कि आज ही चैनल से इस्तीफा दें और अब राजनीति में कदम रखें। पत्रकारिता जगत की क्रांतिकारी आवाज़ें अक्सर तानाशाही हुकूमतों का तख्ता पलट देती हैं। दोस्तों ये IP सिंह हैं और ये रवीश कुमार जी को सुझाव दे रहे हैं। उनकी चाह है कि वो आएँ, राजनीति में आएँ और राजनीति में सक्रिय होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। दोस्तों आप रवीश कुमार जी IP सिंह के या लोगों का जो इस्तीफे की पेशकश, लोगों में ये चलने लगा कि नहीं आप रवीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे, तो रवीश कुमार जी अपने इस्तीफों को लेकर खंडन किए हैं। और खंडन उन्होंने लिखा क्या है कि रवीश कुमार जी क्या लिख रहे हैं कि माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं।
दोस्तों आगे रवीश कुमार जी लिख रहे हैं, और अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 टीआरपी एंकर एनडीटीवी। दोस्तों एक सर्वे हुआ, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का सर्वे आया, रिपोर्ट आया अब की वर्ष, कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि 180 देशों की सूची में भारत जो है 142 अंक से लुढ़क कर, यानी नीचे जाकर 150वें अंक पर जाके बैठ गया है। दोस्तों बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर भारत की मीडिया रिपोर्ट या मीडिया इंडेक्स की, या हम कहें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की स्थिति 150वें स्थान पर है, यानी 150वें स्थान पर है, तो आप स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि भारत में मीडिया जो है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। या हम ये कहें मीडिया मतलब कुछ है ही नहीं। गोदी मीडिया के इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मात्र एक मीडिया, एक स्वतंत्र मीडिया जो कि एनडीटीवी आज अभी जो है गोदी मीडिया के कगार में जाके खड़ा हो गया है। दोस्तों अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 150 इससे बढ़िया स्थिति तो हमसे बढ़िया स्थिति पाकिस्तान की है, कि हमसे मतलब हम 150वें स्थान पे हैं, 142वें 143वें स्थान पर लगभग जो है पाकिस्तान की स्थिति है। हमसे स्थिति नेपाल की है, 76-77वें नंबर पे है दोस्तों। हमसे मात्र 2 स्थिति खराब जो है बांग्लादेश की है, 152वें नंबर पर बांग्लादेश है। दोस्तों क्या हम कहना चाहते हैं, नेपाल हमसे छोटा सा देश है, एकदम अदना सा छोटा सा देश है, जो कि हम ये कहें उत्तर प्रदेश के बराबर, जो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उतना भी बड़ा नेपाल नहीं है। लेकिन नेपाल की स्थिति इतनी सुदृढ़ है मीडिया रिपोर्ट में या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, कि भारत से कहीं अच्छा है, 76-77वें नंबर पर जाके बैठा हुआ है। तो आपको सोचना होगा, क्योंकि आपको इसलिए सोचना होगा कि अगर भारत में जो बेरोजगार जनता है, जो बेरोजगार लड़के हैं, बेरोजगार छात्र हैं, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? ये मीडिया नहीं उठाने वाली है, क्योंकि इस मीडिया की स्थिति आप अच्छे से जानते हैं। जो सरकारी कर्मचारी, जिनका सरकारी तरीके से शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? जो दबे कुचले हैं, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास शिक्षा नहीं, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है, इनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? इसे आपको समझना होगा, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो कि सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर सकता है। सरकार के बड़े बड़े दांव की पोल एक झटके में खोल सकता है। तो दोस्तों सोचना होगा आपको, और मिलकर इस देश में यानी भारत में फिर से मीडिया का चौथा स्तंभ यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फिर से मजबूत करना पड़ेगा, तभी यह देश जाके मजबूत हो पाएगा। दांव से कुछ नहीं होता, दांव से बड़े बड़े दावे से कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मोदी जी तो दावे हैं। उन्होंने तो एक दावा ये भी कर दिया है कि 2047 में भारत जो है पूर्ण तरीके से विकसित हो जाएगा। दावे में क्या है? दावे तो हम भी कर सकते हैं, दावे आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये असली सच्चाई जो है तभी जाके स्थापित हो पाएगी जब देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत हो जाए दोस्तों। तो फिर इसी के साथ आप अगर हमारे इस शो को पसंद किए हो तो इसको दोस्तों लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपने दोस्त यानी मुझे अनुराग तिवारी को दे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट शो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।